चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स पूछा है, क्या होगा। आइए, हमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग दी गई है। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग को देख के हमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्या है कि कोबाल्ट की यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर दी गई +3 दी गई है। ठीक है, सेंटीमीटर क्या है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर दी गई +3 दी गई है। साथ में आपको दिए गए लिगेंड क्लोराइडो, मतलब यहाँ पे लिगेंड आपको दिया गया मोनोडेंटेड लिगेंड Cl दिया गया है। फिर कह रहा है डाई एक्वा, मतलब यहाँ पर वाटर के 2 मोल आपको दिए गए हैं। ट्राई एमीन अमोनिया के 3 मोल आपको दिए गए हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है क्लोराइड। ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पे आ गया क्लोराइड। ठीक है, आइए ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि काउंटर आयन में Cl कितने होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +3 है, Cl पे होगा -1 हो जाएगा। वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 होगा, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, और सिर पे चार्ज कितना होता है -1 होता है। क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा COCl H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे देखिए क्रिस क्रॉस हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई आंसर मैच कर जाए क्या। COCl NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl2, बिल्कुल सही। 4th आंसर इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Rutherford alpha particle scattering experiment led to the conclusion that mass and energy are related together. आगे बढ़ते हैं। The mass and the positive charge of an atom are concentrated in the nucleus, बिल्कुल सही दिया गया। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following octahedral complex will not show geometrical isomerism? A and B are monodentate ligand. क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। A और B आपको मोनोडेंटेट लिगेंड दिए गए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यदि 5 मोनोडेंटेड लिगेंड एक समान है और एक डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन में आपसे CO कोबाल्ट का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। ठीक है, आइए निकाल लीजिए। कोबाल्ट F6 दिया गया है और -3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +3 आ जाएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई, मतलब यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज आ गया +3 आ गया। ठीक है, आइए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, कोबाल्ट जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पीरियड नंबर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो एक कदम ऊपर वाली इनर्ट गैस आ जाएगी, साथ में होगा 4H2 और यहाँ पे आ जाएगा 3D7। ठीक है, 3D7 आ गया। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वो आएगा 4s0 3d6 आ जाएगा। ठीक है, हमें देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए ये हमने बना दी d ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर कुल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। आंसर क्या हो गया, 4th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं।
इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा भाई, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही 10 मिल रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपसे N2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम में हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी मिल रही, 10 मिल रही। तो क्वेश्चन ने आपसे N2 की वैल्यू पूछी है, तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ इक्वल हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, 10 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको N2 की वैल्यू दी गई, आप एक एक करके N2 की वैल्यू को पुटअप कीजिए, जहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 10 आ जाए वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर थर्ड होगा। देखिए हमने यहाँ मान लिया कि N2 की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 हो गया। N1 की वैल्यू आपको दी गई 1 दी गई है, 1 हो गया। यहाँ पे आइए 5 माइनस का 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 5/2, टोटल आ जाएगा 20/2, ठीक है। डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइए सर। Among the following which is not a pi bonded organometallic compound, ठीक है। इनमें से कौन सा pi bonded organometallic compound शो नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया जी सॉल्ट, ये आपको दिया गया है जी सॉल्ट। जी सॉल्ट जो होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिया गया फेरोसिन दिया गया है, फेरोसिन भी बनाता भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया डाइबेंजीन, यहाँ पे आपको दिया गया डाइबेंजीन, ठीक है, क्रोमियम दिया गया है। इन सभी के पास पाई बॉन्डेड होता है एक्सेप्ट 1, पहला ऑप्शन है जो कि शो नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपीसी नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोपोसाइड इज नेम्ड एज, आई भाई देखिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दोनों का आईपीसी नेमिंग सही, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अंतर है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर मेटल होता है आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया गया, कॉम्प्लेक्स दिया गया है COCl का होल थ्राइस डॉट 6 मोल ऑफ अमोनिया दिया गया है, ठीक है, जिसका वेट आपको दिया गया है 2.675 ग्राम आपको वेट दिया गया है, ठीक भाई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज पास थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर द क्लोराइड आयन ऑब्टेन इन अ सॉल्यूशन ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको ट्रीट कराया AgNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें AgCl सॉल्यूशन में AgCl प्रेसिपिटेट हो गया 4.78 ग्राम, सॉल्यूशन में AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है 4.78 ग्राम प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो बताइए कि फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा। आइए यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे भी आपको वेट दिया गया है और यहाँ पे भी आपको वेट दिया गया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा मोल, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया। मोलर मास का दिया गया है
267.5 दिया गया है। जब आप इसके वेट ग्राम में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका मोल आ जाएगा, इसका मोल आएगा अप्रॉक्स 0.01 मोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसका मोलर मास होगा, यहाँ पर इसके मोलर मास से जब आप डिवाइड करेंगे जो कि दिया गया है 143.8 दिया गया है। मोलर मास सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, 143.5 दिया गया है, 143.5 मोलर मास दिया गया है। जब आप इसके वेट ग्राम में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 0.003 मोल आ जाएंगे अप्रॉक्स। ठीक है, इसके मोल आ गए। ठीक है, आइए मैं यहाँ का दे रहा हूँ, चलिए देखिए 0.01 मोल, 0.01 मोल जब ये डिसोशिएट होता है तो यहाँ पर 0.003 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता है। यदि इसका एक मोल डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा 1 × 0.003/0.01। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे करीब आ जाएगा 3 मोल ऑफ Cl आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 मोल ऑफ Cl माइनस आयन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? और सॉरी मैंने यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे आए 0.03 होगा मोल। ठीक है, ये था, तो यहाँ पे आप कर लेंगे 0.03 × 1/0.01। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 मोल ऑफ Cl माइनस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 मोल Cl माइनस आयन आयोनाइज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर काउंटर आयन में 3 मोल Cl माइनस दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एसिड लिगेंड? पाई एसिड लिगेंड मतलब इसका मतलब होता है कि पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड। ठीक है, कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सेकंड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन M सेल ऑफ अ सिलिकॉन। आइए, सिलिकॉन Si, जो सिलिकॉन होता है पीरियड नंबर 3 और 4th और ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक ना, क्वेश्चन ने आपसे इसके M सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। ठीक है, आइए देखिए, मान लो कि सिलिकॉन का एटम है। ठीक है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। ठीक है, KLM। ठीक है, यहाँ पे जो M नंबर की सेल है वो है 3rd नंबर। ठीक ना, यहाँ पे जो M नंबर की जो सेल है वो है पीरियड नंबर 3 है। ठीक ना, कुल मिला के क्वेश्चन ने आपसे इसके सबसे बाहर वाली सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। आइए देखिए, जो सिलिकॉन है ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाएंगे, तो इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आ जाएंगे 4। ठीक है, कितने होंगे? 4th होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। कंसीडर वाटर एज अ वीक लिगेंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने इसके। ठीक है, +2। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2 आ जाएगी। ठीक है, वाटर के न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैग्नीज पे चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे मैग्नीज के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। जो मैग्नीज होता है ये D ब्लॉक का एलिमेंट है और चार्ज आ गया इस पर +2 आ गया। ठीक है, आप इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, एक कदम ऊपर इनर्ट गैस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4s2 3d5 आ जाएगा। ठीक है,
इस पर चार्ज कितना +2 का चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगी। ठीक है, हमें देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बना दिया d ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन सभी को देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 5। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म विद एन एक्सेस ऑफ अ साइनाइड अ कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको साइनाइड दिया गया है एज आयन, एंड क्वेश्चन आपसे बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर सेंटर मेटर का कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, यदि किसी मेटर पे चार्ज +1 होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2 होता है। ठीक ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका मतलब मेटर पे चार्ज कितना होगा, +1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर पे चार्ज कितना है, +1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। How many revolution an electron will make in a second cell of helium in a 1 second? अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेकंड में how many revolution an electron will make in a second cell of helium in a 1 second? अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास हीलियम का एक एटम है, ठीक है, जहाँ पे सेकंड सेल पे 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएगा, ये आपसे पूछा गया है। आइए तो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ अ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा v/2πr। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पे r क्या है, रेडियस है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए निकालनी पड़ेगी रेडियस ऑफ वेलोसिटी में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए पहले रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, रेडियस इक्वल हो जाएगा 0.53 इंटू n² / z एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आइए यहाँ पे आपको n की वैल्यू दी गई 2 दी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.53 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन z। हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ठीक ना, आइए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो यहाँ पर रेडियस आ गई 1.06 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम निकालेंगे वेलोसिटी। ठीक है, आइए देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी कट हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n हो जाएगा। ठीक है, आइए तो वेलोसिटी कट हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 हो गया इंटू z का मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, 2 कर दिया। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 से 2 कट गया तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6। हमने यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल ली है, बस अब आप उनको पुटअप करना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम नीचे कर दे रहे हैं, वेलोसिटी कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 आ गई, अपॉन किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 हो जाएगी,
और आपकी कितनी आ गई 1.06 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका करीब जो आंसर आएगा अप्रॉक्स ये आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर। भैया एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। आंसर लगाएंगे क्या? 4th, ठीक है। क्या होता है देखिए CH2 गलत हो गया। एथिलीन CH2 हो गया, CH2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन लग गया और यहाँ पे लग गया CH2 लग गया, ठीक है। और COO खाली हो गया, ठीक है। अभी भी इसके एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 COO माइनस आ गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लग गया। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होंगी, 3 कोवैलेंसी होंगी। अब इसके 2 कोवैलेंसी खाली हैं, तो एक यहाँ पे लग गया CH2 COO और एक यहाँ पे लग जाएगा तो CH2 COO माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और नाइट्रोजन पे होंगे लोन पेयर, तो क्या हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। A photon having a wavelength of 845 angstrom causes the ionization of a nitrogen atom. What is the ionization energy of a nitrogen per mole of a nitrogen पूछा गया है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालनी? हमें यहाँ पे नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा E = SC/λ लगा दीजिए, ठीक है। आइए, H क्या प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गई, अपॉन लैम्डा आपको दिया गया है कितना? 845 एंगस्ट्रॉन्ग। 845 एंगस्ट्रॉन्ग दिया है, इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी निकल आएगी एनर्जी निकल आएगी। अच्छा भाई एनर्जी यहाँ पे आपसे पूछी गई पर मोल पूछी गई ना, तो यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी निकल आएगी पर मोल निकल आएगी। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.41 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल आ जाएगी एनर्जी, ठीक है। अच्छा भाई इतना आ जाएगा। पर क्वेश्चन ने आपसे आंसर किस में पूछा? क्वेश्चन ने आपसे आंसर पूछा किलो जूल में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1.41 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? आंसर आ जाएगा इसमें 4th आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अच्छा भाई सेकंड वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे चारों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम लगे हैं, गलत हो गया। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और चारों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम लगे हैं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लगा C2O4 लगा है। C2O4 ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और यहाँ पे लगे 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे। यस, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द डायमैग्नेटिक स्पेसीज। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी डायमैग्नेटिक स्पेसीज होगी। ठीक है, डायमैग्नेटिक स्पेसीज का मतलब हो गया जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, जो कि कलर शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए निकली साल लगा, साइनाइड लगा है। ठीक है, निकली साल लगा, साइनाइड लगा है, और यहाँ पर साइनाइड निकली साल लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, और निकल के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है, Na+2 हो गई। ठीक है, और साथ में लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो यहाँ पे हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 0। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EN ऑफ अ क्रोमियम। ठीक है, आइए हमें यहाँ पर डाइबेंजीन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, आइए और यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है सम ऑफ डेंसिटी इनटू इट्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे लगी बेंजीन, जो बेंजीन होती है 3 पाई बॉन्ड डोनेट करेगी सेंटर मैटर को, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, इट्स नंबर 2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए निकालेंगे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, 24 हो गया। ठीक है, इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट किया है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, और प्रत्येक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 24 + 12, यह आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 6 और 36, फर्स्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं भाई। क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बोथ शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, कौन सा वो ऑप्शन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर लगाइए, इसका थर्ड लगाइएगा आंसर। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहाँ पे दिया गया बाइडेंटेट लिगेंड दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है बाइडेंटेट लिगेंड दिया गया है। ये जो बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पे दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिए गए 2 बाइडेंटेट लिगेंड दिए गए और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड दिए गए। ठीक ना, तो ये वाला जो होगा यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आपसे इसका IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में इसकी ऑक्सीडेशन, अच्छा यहाँ पे +3 दी गई, यहाँ भी +3 दी गई। ठीक है ना, आइए देख लेते फिर। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, और यहाँ पे क्या दिया, पोटेशियम एल्यूमिनेट थर्ड ऑक्जेलेट दिया गया है, ऑक्जेलेटो। यहाँ पे क्या ऑक्जेलेट है और यहाँ पे दिया गया ऑक्जेलेटो दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, थर्ड आंसर द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। The Bohr orbital radius of the hydrogen atom n=1 approximately is 0.53 angstrom. The radius of the first excited state n=2 orbit. ठीक है, अच्छा भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए क्या है।
क्वेश्चन ने आपसे रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.53 इंटू एन के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी रेडियस आ जाएगी 3 दूना 6 5 10 1.06 एंगस्ट्रॉन्ग। आंसर आ जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉन्ग। कोई मैच नहीं कर रहा आंसर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अच्छा n स्क्वायर है, सॉरी n स्क्वायर मतलब फोर्थ हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, n का स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 3 12, ठीक है, 5 को 20 1 21, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे n का स्क्वायर नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे किया है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या लगा है, यहाँ पे लगा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, ठीक है। यहाँ पे लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा इनर डी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें आउटर डी कॉम्प्लेक्स देखना है। गलत हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लगा साइनाइड लगा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। यहाँ भी इनर डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और साथ में लगा है वीक फील्ड लिगेंड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। आउटर डी ऑर्बिटल हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। दो क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाई, ठीक है, गिवन बिलो दिया गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जीज का ऑर्डर में बताना है क्या होगा, ठीक है। आइए देख लेते भाई। यहाँ पे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। अगर आपको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर निकालना है तो क्या होगा, n प्लस एल इक्वल टू होता है एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई है, और प्लस l की वैल्यू कितनी, 2 है, तो यहाँ पे इसका नंबर आ गया 6 आ गया। नीचे देखिए सेकंड, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन में देखिए क्या है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 4 है प्लस l की वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई है, तो यहाँ पे आ गया 5 आ गया। और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू आपको दी गई 3 दी गई है प्लस l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी फर्स्ट की होगी, ठीक है। आइए अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल नंबर 4 दिया गया, ठीक है ना। जिसका सेल नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट की होगी, देन थर्ड की होगी, फिर सेकंड की, उसके बाद आएगी फोर्थ की। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। द कॉम्प्लेक्स, अच्छा भाई यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछा गया कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लगा नाइट्राइड लगा, जो नाइट्राइड होता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ये अपनी डोनर साइड को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना।
अगर जहाँ कहीं भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाता है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखिए एक शेल काउंटर आयन पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन भी होगा, ठीक है। अच्छा भाई, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। Which of the following has higher molar conductivity? क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए किसकी हायर मोलर कंडक्टिविटी होगी। हायर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इज अ डायरेक्टिव फॉर द नंबर ऑफ आयोनाइज्ड आयन। जितने ज़्यादा आयन आयोनाइज्ड होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आईयूपीएसी नेम दिया गया, आप इन सबका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आईयूपीएसी को देख के, ठीक है। तो हम पहला बनाने जा रहे हैं। आइए, क्या दिया गया, डाई एमीन दिया गया, डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी गई, +2 के, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन +2 है। डाई एमीन NH3 का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, डाइक्लोरो Cl2 हो गया। यहाँ पे देखिए इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं, ये आयोनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या होगा, हमें क्या देखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आयन देखने हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, टेट्रा एमीन दिया गया है, डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। अच्छा भाई, यहाँ पे सेंटर एटम क्या दिया गया, कोबाल्ट दिया गया है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +3 आ रही है। फिर यहाँ पे दिया गया टेट्रामीन दिया गया, NH3 का हो 4 हो जाएगा, NH3 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे डाइक्लोरो है तो हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको काउंटर आयन में एक शेल मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक शेल आयन आयोनाइज होगा। अगला देखते हैं क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया बन जाएगा K4Fe CN का होल 6 बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए आपको काउंटर आयन में 4 K+ आयन आयोनाइज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि अभी हमें फोर्थ ऑप्शन भी देखना है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, क्रोमियम थर्ड। अच्छा भाई, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो क्या हो जाएगा, और कितना दिया गया, हेक्सा क्रोमियम दिया गया है, सॉरी हेक्सा एक्वा दिया गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 हो गया, ठीक है। और कुछ दिया गया है हेक्सा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वाटर जो होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे 3 मोल आयन Cl आयोनाइज होगा, और यहाँ पे 4 मोल आयन K+ आयोनाइज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A golf ball has a mass 40 gram and speed 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of a 2%, calculate the uncertainty in the position. ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा P इंटू डेल्टा X इक्वल टू H/4 लगा दीजिए, ठीक है। आइए, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है 45 मीटर पर सेकंड दी है, और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पोजीशन पूछी है, मतलब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखिए डेल्टा पी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाता है m इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा वी की जानकारी आपको दी गई है, हमें क्या निकालना, हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ निकालेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे m इंटू डेल्टा वी नीचे आ जाएगा, मास कितना दिएगा 40 ग्राम दिया गया, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू
मास दिया गया 40 ग्राम दिया गया है, 40 को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे दी गई आपको 45 मीटर पर सेकंड का आपको दिया गया 2% दिया गया है, ठीक है। तो 45 का आपको दिया गया 2% दिया गया है, तो 90/100 हो गया। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर आएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द स्पेसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज अ, ठीक है। आइए भाई, क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी स्पेसीज होगी जो टेट्राहेड्रल शेप की होगी, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या लगा, प्लेडियम, प्लेडियम के साथ लगा Cl लगा है, ठीक है। जो पेरिडियम होता है 5D ग्रुप का एलिमेंट होता है, सॉरी हाँ, जो पेरिडियम होता है 5D पीरियड का 5D शीश का एलिमेंट होता है। अगर 5D शीश के का कोई भी एलिमेंट हो, उसके साथ कोई भी लिगेंड लगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरीके काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो Cl है PD के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरीके काम करेगा। तो यहाँ पे इसका जो इसका यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा DsP2 हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। हमें क्या देखना है? टेट्राहेड्रल शेप देखना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पर भी लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक ना। ये सब के सब DsP2 शो करेंगे और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, निकेल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और साथ में लगा है वीक लिगेंड लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा sp3 हो जाएगा, जो कि होगा टेट्राहेड्रल, जो कि हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। That a precipitate is obtained when a phenolic solution of a dimethylglyoxime is added to ammonical. Which of the following statement is not a true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है। रेड कॉम्प्लेक्स हैज अ स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही बात है। जो रेड कॉम्प्लेक्स हैज अ स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, बिल्कुल सही दिया गया। अगला देखते हैं, कॉम्प्लेक्स हैज अ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बात है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होता है DsP2 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, रेड कॉम्प्लेक्स हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है, जो कि गलत है। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, थर्ड वाला गलत होगा, ठीक है। sp3 नहीं होता है बल्कि DsP2 होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हमें निकालनी है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट इंटू Q माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू P, ठीक है। ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन ने आपको जानकारी दी। क्वेश्चन ने कहा कि हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब हो गया कि यहाँ पर होगा वीक लिगेंड होगा, ठीक है। D4 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। अगर वीक लिगेंड लगा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, D4, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। वीक लिगेंड लगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा, 4th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया गया T2G दिया गया और ये आपका दिया गया EG दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 0.6
0.6 डेल्टा नॉट इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस हो गया 0.4 डेल्टा नॉट इंटू पी कितने दिए गए, 1 2 3 सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट माइनस का 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 डेल्टा नॉट। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 0.6 डेल्टा नॉट, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 4th आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। Which of the following ions does not follow effective atomic number? ये कौन सा आयन है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आइए चेक करना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यदि आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाता है Z माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा विद साइन होगा, विद साइन हो जाएगा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए आयरन, जो आयरन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो यहाँ पे जेड के स्थान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और यहाँ पर जो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी +2 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इस पर +2 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का और ये आ गया प्लस का 2 आ गया। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, प्लस का 6 हो गया इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 24 प्लस का 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 आ गया। अच्छा भाई अब यहाँ पे देखिए जो आयरन होता है ये 4th पीरियड का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ये 4th पीरियड का एलिमेंट होता है और 4th पीरियड में जो गैस होती है वो होती है क्रिप्टन होती है। और क्रिप्टन का भी एटॉमिक नंबर 36 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, Ag सिल्वर, ठीक है। नीचे कर दे रहा हूँ मैं, सिल्वर का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो होता है 47 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सिल्वर कितना आ गया, 47 आ गया। सिल्वर का यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा 47 आएगा, ठीक है। और सिल्वर पे चार्ज कितना आएगा, सिल्वर के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1 आ जाएगी, तो माइनस के यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1 आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हो जाएगा इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो 47 प्लस माइनस माइनस हो गया 46 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। 47 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जो सिल्वर होता है ये होता है 5th पीरियड का एलिमेंट होता है और 5th पीरियड में इनर्ट गैस, 5th पीरियड में जो इनर्ट गैस होती है वो होती है जीरन होती है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड होता है, ठीक ना। ये क्या कहता है कि सेंटर मैटर के डी इलेक्ट्रॉन को अपने पाई स्टार एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ले जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अच्छा भाई, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पाई बैक बॉन्डिंग, तो जाहिर सी बात है बैक बॉन्डिंग जितनी कम होगी, बैक बॉन्डिंग पाई डोनेशन, बैक बॉन्डिंग पाई डोनेशन जितनी कम होगी,
जितनी कम होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर मैग्नीज पे +1 चार्ज है। ठीक है ना, इसका मतलब जो मैग्नीज जो सेंटर एटम है इसके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर पाई डोनेशन कम हो जाएगा। पाई डोनेशन कम होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिगलर नेटा कैटालिस्ट क्या होता है भाई? देखिए जिगलर नेटा कैटालिस्ट का आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसका TiCl4+ का C2H5 का होल साइज एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सेकंड आंसर होगा, ये आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आइए एफिशिएंट का होल 6। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आइए निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। हमने मान लिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो x प्लस का 6 × -1 इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का हो गया 6 हो गया, इक्वल टू -4 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर आ गया, ये उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कितनी होगी, मोनोडेंटेड लिगेंड है, सम ऑफ आ डेंटिसिटी मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 हो गया, इनटू इट्स नंबर, कितने नंबर 6 नंबर हैं। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 आ गया। और क्या देखना हमें देखना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखना था। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए हो जाएगा आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। ठीक है, माइनस का चार्ज कितना आ गया, प्लस का 2 का चार्ज आ गया, तो +2 हो गया, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 × 2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 26, प्लस माइनस का हो गया 24 हो जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36 आ गया। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, +2, 6 और 36। हाँ, थर्ड आंसर मैच कर रहा है, थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। An electron travel with a velocity of a v meter per second for a proton to have the same de Broglie wavelength. The velocity will be approximately। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा कि सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो सेम है, किसके लिए, लैम्डा ऑफ E इक्वल टू लैम्डा ऑफ P। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ वो आपस में सेम है। ठीक है, आइए लैम्डा ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा, वेवलेंथ इक्वल टू होता है H/m × V होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इनटू इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वेलोसिटी कितनी दी गई, V दी गई है। ठीक है, बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो लैम्डा P इक्वल टू हो जाएगा H/ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी। हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी V' मान दिया। ठीक है,
आइए यहाँ पे देखिए H से H कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आइए इन दोनों की व्यवनता आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ E इंटू वेलोसिटी V इक्वल टू मास ऑफ P इंटू वेलोसिटी V डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता है क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है इज इक्वल टू होता है 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, me हो गया इंटू वेलोसिटी V हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन के स्थान पे क्या हम लोग 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जाएगा 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू वेलोसिटी V डैश, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, हमें V डैश की वैल्यू निकालनी थी। तो V डैश इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन 1840, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी आ गई, V अपॉन 1840। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। The number of d electron in Fe2+ is not equal to the number of electron in which of the following, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आयरन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, फिर आप देखिए इसके डी सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आइए तो यहाँ पे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, जिसपे चार्ज है +2, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 2 10 2 12 6 18 20 अच्छे 26, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है +2, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये आ जाएगा 4s0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी सबसे में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है। आइए अब चेक कीजिए, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe Z इक्वल टू 26। तो यहाँ पे देखिए Z Fe 26 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे इसका, तो 1s2 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर भी डी सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहाँ पर भी डी सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा इज नॉट इक्वल पूछा गया, यहाँ पे क्या इक्वल आ रहा है, ठीक ना। ये आंसर गलत हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन, ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या होगा, पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, ठीक है। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 10 दिया गया है। आइए हमें यहाँ पे पी इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पी सबसे में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर डी सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो गया, गलत हो गया आंसर। अगला देखते हैं, एस इलेक्ट्रॉन इन Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 और 3s2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस सबसे में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 4 6 2 4 6 और यहाँ भी 6 आपस में इक्वल हो गए, गलत हो गया ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं, चेक कर लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, तो 1s2 यहाँ पे क्या देखना, हमें पी के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पी सबसे में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर डी सबसे में कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या अनइक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन आपसे यही पूछा कि बताया किसमें नॉट इक्वल है, ठीक है। आंसर फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। What fraction of a chlorine will be precipitated as AgCl by using AgNO3 form, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन ऑफ अ क्लोरीन पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ
क्लोरीन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंटर आयन में 2 मोल क्लोरीन एटम दिए गए, यहाँ पर काउंटर आयन में 2 मोल क्लोरीन दिए गए, ठीक ना। यही जाके आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने आयोनाइज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल क्लोरीन आयोनाइज हो रहे हैं। कितने में से, टोटल कितने दिए गए, टोटल आपको दिए गए 2 और 1 3 दिए गए, ठीक ना। तो इसका निकल आया फ्रैक्शन, निकल आया 2/3 फ्रैक्शन निकल आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। आइए हमें रॉन्ग देखना है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग देखना है रॉन्ग। यहाँ पे देखिए क्या है कि वीक लिगेंड लगाए, वीक लिगेंड लगाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर वीक लिगेंड लगाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल का बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा, ठीक है। तो इसका प्लेन होगा DsP2 हो जाएगा। ये क्या है, टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, वीक लिगेंड लगा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लगा है, ठीक ना। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और साथ में लगा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा, ये भी सही दिया गया। अगला देखते क्या है, NiCl4 और का CuNH4 दिया गया है। ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि NiCl4 साथ में यहाँ पे क्या लगा, वीक फील्ड लिगेंड लगा है, ठीक ना। अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के होंगे 2 जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यदि +2 है और साथ में लगा वीक लिगेंड लगा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2 जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, कॉपर यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे इस पर चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर इस पर चार्ज आएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और चार्ज है +2 और साथ में लगा वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1 हो जाता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो थर्ड ऑप्शन होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले की। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी निकिल की ऑक्सीडेशन, हाँ यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन +2 आएगी, यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन आएगी +2 आ जाएगी। साथ में लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होगी तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया ना, हाँ पैरामैग्नेटिक दिया गया ना, बल्कि पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। Which of the following is expected to have a highest stability? हमें यहाँ पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप 1 से लेके 4 तक ऑप्शन को देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो 4th ऑप्शन है, यहाँ पे लगा बाइडेंटेट, यहाँ पर लगा है यहाँ पर लगा बाइडेंटेट लिगेंड लगा है। बाइडेंटेट लिगेंड लगे होने की वजह से यहाँ पे जो चिलेटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पर चिलेटिंग ज़्यादा होती है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड लगा, बाइडेंटेट लिगेंड ज़्यादा है तो उसकी चिलेटिंग भी ज़्यादा होगी, और जिस कंपाउंड में चिलेटिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन एन ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 l = 1, ठीक है ना। यहाँ पे n के लिए n3 दिया गया और l की वैल्यू 1 दी गई। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया 3p दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। Which of the following will not conduct electricity in aqueous solution?
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्ट होगी जब आपके पास काउंटर आयन होगा, अगर आपके पास काउंटर आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक ना। आइए फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोमियम। पहले आप इसका कॉम्प्लेक्स बना लीजिए क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लस क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी NH3 का होल थ्राइस हो गया और Cl3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर जो अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के तरीके काम कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होगा कि यहाँ पे जो अमोनिया है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर मैटर के साथ जुड़ेगा, डार्क लाइन से जुड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। जो क्लोरीन है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये जुड़ेगा डैश लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए जुड़ेगा डार्क लाइन से भी, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है। अगर इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। If traveling at speed, which of the following matter wave have the shortest wavelength? shortest wavelength पूछी गई, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल होता है h/m/v, ठीक है। m/v होती है। यहाँ पे देखिए जो लैम्डा होता है वो मास के इनवर्स होता है, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर अल्फा का मास सबसे ज़्यादा होगा तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Atomic number of chromium and iron are respectively 24 and 26. Which of the following is a paramagnetic? कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा ये पूछा गया है, ठीक है। भाई पैरामैग्नेटिक वही होगा जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आइए तो एटॉमिक नंबर ऑफ chromium and iron are respectively 24 and 26. Which of the following paramagnetic? आयरन और क्रोमियम 24 आगे थी। आई थिंक मेरे ख्याल फोर्थ आंसर इसका होना चाहिए। ये बस ये बात देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, और क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्रोमियम पे चार्ज यहाँ पे +3 है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा, एंड 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होगा, ठीक है। देखिए 4 10 2 12 6 18 20 24, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि s सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन d सबसेल में चला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 4s1 3d5 आएगा, ठीक ही आएगा, ना कि होगा। आइए अब यहाँ पे देखिए इस पर चार्ज कितना +3 का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा 4s0 हो जाएगा और 3d हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एमंग यहाँ पे आपको 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट द निकल एटम। अच्छा है भाई, यहाँ पे आपसे सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी गई है, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पर निकल के साथ लगा कार्बन मोनोऑक्साइड लगा, तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लगा वीक लिगेंड लगाया तो ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, यहाँ पर आपको लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा dsp2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं NiCl4, ठीक है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पर वीक लिगेंड लगा है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आंसर मैच कर रहा है, आंसर सेकंड मैच कर रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी T2G इज ऑक्टाहेड्रल में T2G की जो एनर्जी होती है वो हो जाती है लोअर बाई 0.4 डेटा नॉट, ठीक है ना। कितनी होती है? लोअर बाई 0.4 डेटा नॉट की इक्वल होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया, लोअर बाई 0.4 डेटा नॉट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कि इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर इंटरचेंज होगा, एक बार Cl एक यहाँ पे आएगा तो एक अमोनिया यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे इसके टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 4 आइसोमर बन सकते हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डी पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना? हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो अंडर रूट L+1, ठीक है, H। तो यहाँ पे देखिए डी के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। डी के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 × 2+1, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 6H आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 6H आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Ag शेयर डिजॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग। ये भाई Ag शेयर को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मिंग होगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन हैज अ 3d4। यहाँ पे देखिए क्या करेक्शन है, यहाँ पे 3d4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? 3d4 है, ठीक है। और किसी बात चलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d4 के लिए हो जाएगा कितने? d4 है ना, और यहाँ पे क्या है? 3d4 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है। अच्छा भाई, ये हुआ, ठीक है। और 2 यहाँ पे आ गए, ये हो गया। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर 2 × 0.4। यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 0.4 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 × 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.8 आ गया, माइनस का 1.2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 0.4 डेल्टा टी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हमें देखना है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। 22 के पास तो कोई डी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। अगला देखिए Fe2+, तो Fe2+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस हो गई, Ar हो गई, आर्गन हो गया, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा अगर आप कहेंगे तो 4s0 आएगा और 3d6 आएगा। अगर यहाँ पर हम देखें इसकी डी ऑर्बिटल हम बनाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, बाकी क्या दिया गया? जिंक दिया गया, कॉपर दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या ना, इन दोनों के पास कोई भी
हाफ कोई भी इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बस हो गया।